FY26 का बजट अब हमारे सामने आ गया है। बजट का डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा होता है, या फाइल टर्म्स में कहें तो वो बहुत लंबी PDF फाइल है जो टेबल हो गई है अब सदन में। लेकिन पूरी फाइल पढ़ने के बजाय पूरी दुनिया की नज़र, या हिंदुस्तान में खासकर जो मिडिल क्लास है उसकी नज़र तो सिर्फ एक चीज़ पे है कि जो स्लैब्स में ऐतिहासिक करेक्शन हुआ है। मुझे अभी बता रहे थे कि इतना बड़ा करेक्शन इनकम टैक्स स्लैब्स में कभी भी हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ। तो लोग बड़े खुश हैं, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली कितना खुश होना चाहिए ये हमें बताएंगे CA राहुल गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है सर इस बातचीत में। थैंक यू। बड़ा अच्छा लगा मुझे जान के। मैं जब ये रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली थी उससे पहले पूछ रहा था कि मैं आपकी फर्म के बारे में भी बता दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, एज पर एथिक्स CAs अपनी फर्म्स के बारे में नहीं बता सकते हैं। लेकिन आप एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं, एडुकेटर हैं, अपने वीडियोस बना के आप यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं रहते हैं, तो वहाँ भी आपके कुछ व्यूअर्स ने देखा हुआ है। लेकिन फिलहाल आप खबरगांव के मेहमान हैं। मैं आपसे स्लैब्स पे तो पूछूंगा ही, जो लोग देखना चाहते हैं कि मेरा कितना पैसा बच जाएगा वो वाला सवाल। लेकिन पहले बताइए कि जब आप देख रहे थे बजट स्पीच को तो दो चीज़ें क्लियर थी। एक तो जब फाइनेंस मिनिस्टर आ रही थी तो उनकी साड़ी के पैटर्न को देख के लोगों ने कहा कि यार बिहार वाला कुछ हो सकता है, क्योंकि साड़ी का प्रिंट मिथिला प्रिंट था। तो वो एज एक्सपेक्टेड लाइंस, क्योंकि अभी होने वाला है बिहार में इलेक्शन, आगे साल में हो जाएगा अक्टूबर नवंबर के आसपास, तो उसके लिए अनाउंसमेंट्स थे। लेकिन जो उनके बजट स्पीच का आखिरी हिस्सा था, जो उन्होंने पहले बता भी दिया था कि स्लैब्स के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगी, उसने गार्डन कर दिया है। स्पेशली मिडिल क्लास को, जो सैलरीड लोग हैं वो इस बात से बड़े खुश हैं कि 12 लाख तक के टैक्स देना नहीं है। मैं अब इस पर आने से पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आपने पूरा स्पीच सुना तो आपको उसमें से इस हाईलाइट के अलावा क्या क्या चीज़ें पसंद आई या नहीं आई? सर देखो, इसके अलावा चीज़ें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डेफिनेटली अपना बढ़ा ही रही है। एग्रीकल्चर को भी, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेस लेके काम करने की तैयारी पूरी कर रही है सरकार। क्रिप्टो एक बहुत बड़ा सर ग्रे एरिया बन रहा था राइट नाउ मार्केट के अंदर, उसको भी गवर्नमेंट ने इस बजट में कर्व करने की कोशिश की है। देखते हैं कितना कर्व कर पाते हैं वो उसको, क्योंकि क्रिप्टो के थ्रू सर बहुत सारा ब्लैक मनी सर्कुलेट हो रहा है राइट नाउ, और उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है एक देश की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हर कंट्री इसको कंट्रोल करना चाह रही है लेकिन कंट्रोल कर कोई नहीं पा रही है। ये भी एक सच्चाई है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, एल्गोरिथम बेस्ड है। कुछ भी डिजिट बने और वो एक वैल्यू जनरेट हो गई उसकी, और वो मतलब आप देखिए बिटकॉइन कहाँ तक पहुँच गया। तो इट्स अबाउट कि उस एल्गोरिथम के थ्रू पैसा रूट होना जब शुरू हो जाए तो एक सरकार के लिए एक बहुत दर्द हो जाता है कि भैया ये गले की हड्डी बनी है, ना इसको निगल सकते हैं ना इसको उगल सकते हैं। तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ लाई है इस बजट में, जो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनकम टैक्स स्लैब्स के अलावा एक क्रिप्टो चीज़ रही। तो पहले स्लैब्स पे ही आ जाते हैं। न्यू टैक्स रिजीम को अगर आप ऑप्ट करते हो तो आपको 12 लाख तक के अब टैक्स देना नहीं है। तो एक तो चलो, जो पहले 80,000 टैक्स भर रहा था बंदा, उसके पूरे वो जीरो हो गए, तो एक मॉनेटरी बेनिफिट है। इसके अलावा इसमें क्या अच्छी चीज है? इसके अलावा सर आप ये देखिए ना, अगर 12 लाख रुपए एक बिजनेस क्लास के लिए कहूंगा मैं स्लैब हुआ है, 12,75,000 एक सैलरी क्लास बंदे के लिए स्लैब हुआ है। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है, एक बंदा है जो बड़ा ही आलसी है, उसकी सैलरी है 12,75,000, और एक बंदा बहुत एक्टिव है और उसको गलती से 10,000 रुपए का बोनस मिल गया। सपोज उसकी इनकम हो गई 12,85,000 रुपए। सर अब 12,85,000 होते ही साथ आपका टैक्स कैलकुलेट होगा 4 लाख रुपए से। द प्रॉब्लम इज दैट, ठीक है, अब आप 0 से 4 लाख नील, 4 लाख से 8 लाख 5%। जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो उसकी टेक होम सैलरी जो होगी ना सर, वो 12,75,000 से भी कम होगी, क्योंकि उसका टैक्स मान लीजिए 50,000 बन गया, तो उसकी टेक होम सैलरी 1280 माइनस 50, 12,30,000 बनी। अब सर इंडिया ऐसा देश है कि शर्मा जी की वाइफ को पता चल जाए कि वर्मा जी एक तो काम नहीं करते ढंग से, और ऊपर से सैलरी भी उनको ज़्यादा मिल रही है, बोनस मिलने के बावजूद भी इस बंदे को इनकम कम मिली है, तो एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आता है, मार्जिनल रिलीफ। अब ये देखना है कि क्या बजट में इस बार गवर्नमेंट ने वो डाला है या नहीं डाला है, जो थोड़े टाइम बाद हमें पता चलेगा। क्योंकि मार्जिनल रिलीफ अगर डल जाएगा तो होगा क्या, अगर आपको बोनस 5,000 10,000 एक्स्ट्रा भी मिल रहा है तो आपके टैक्स पे कैपिंग लग जाती है कि आपको सिर्फ 5,000 10,000 ही टैक्स देना है, माइनस में नहीं जाओगे आप। तो 12,75,000 आपका नील, 12,75,000 नील मेंटेन रहेगा। ठीक है तो ना? अभी ये चीज अभी क्लियर नहीं है। अभी मार्जिनल रिलीफ नॉर्मली आती है, एक बार बीच में ऐसा हुआ था जब नहीं आई थी, तो इस बार मुझे देखना है कि वो आई है या नहीं आई है। फिर तो कोई बचत हुई नहीं, अगर क्योंकि अगर आप थोड़ा भी ऊपर चले गए, आपके कोई रिम्बर्समेंट्स आपने क्लेम कर लिए, हाँ जी, तो फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। मुझे ये भी बताइए आपकी, जैसे हमने देखा है पिछले कई बजट्स में कि न्यू टैक्स रिजीम को लेकर के एक आग्रह रहा है सरकार का, और सरकार चाहती है कि आप बाय डिफॉल्ट ऑप्ट इन करें। चाहते हो तो फिर भी आप ओल्ड टैक्स रिजीम में भर दो। तो जो ये नए एक्ट की बात हो रही है, तो उसको लेकर के आप लोगों का गट फीलिंग क्या है कि क्या वो आपको ऐसा लगता है कि न्यू टैक्स रिजीम ही अब बच जाएगा? सर देखो, हमारा इनकम टैक्स एक्ट बना था 1961 में, और उसमें मल्टीपल बार अमेंडमेंट्स हर साल होती आ रही हैं।
कई बार तो 2-2 बार भी हो रही है। रूल्स अलग बन रहे हैं, सर्कुलर अलग बन रहे हैं, पढ़ते पढ़ते इंसान पागल हो जाए सर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, भैया इसको कट शॉर्ट करते हैं, बहुत हो गया। अब जैसे जीएसटी आया, चीजें सिंप्लीफाई तो हुई ही हैं, तो अब गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स कोड में इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करेगी। मैडम ने बोला है, निर्मला सीतारमण जी ने बोला है, 1 हफ्ते के बाद हम इसको प्रेजेंट करेंगे। इसको अप्रूवल होने में मैं ये मान के चल रहा हूँ शायद अगले बजट में वो आ जाए। तब तक के लिए क्या होगा, उस पे क्वेरीज आएंगी, सब लोग अपनी अपनी क्वेरीज देंगे कि भैया ये चीज गलत हो रही है। कुछ चीजें अच्छी भी लगेंगी, कुछ चीजें बुरी भी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है वो एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा सर इनकम टैक्स में। इस बजट के अंदर तो लैंडमार्क चेंज आया ही आया है स्लैब के लिए, कि इतने तगड़े स्लैब गवर्नमेंट ने, मतलब कई सालों की इन्फ्लेशन की जो लड़ाई थी ना, कि इन्फ्लेशन के हिसाब से स्लैब नहीं बढ़ता है, इन्फ्लेशन के हिसाब से टैक्स कम नहीं होता है, तो उसको मुझे लग रहा है इस बार सरकार ने बहुत अच्छे से मॉनिटर करके ठीक किया है। नहीं, और एक जो शिकायत थी ना कि लाख रुपए सुनने में चलो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन अगर आप दिल्ली एनसीआर हो या कहीं टियर 2 में भी, आप अगर कानपुर में, इंदौर में भी हैं, तभी भी लाख रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट है नहीं। अगर आपकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं जिनको स्कूल आपको भेजना है, तो वो पैसा इधर से आता है उधर जाता है, आपको पता चलता ही नहीं है। तो लोगों की एक शिकायत थी कि कम से कम उतना तो आप 1 लाख रुपए तो मुझे घर ले जाने दीजिए साल में एक बार। अब मुझे ये जानना है कि मान के चलिए मैं इस छूट से बाहर हूँ, है ना, 12 लाख 1 रुपए मेरी सैलरी है, तो कितना टैक्स लगेगा? देखो, अगर सैलरी क्लास हो तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, 12,75 तक कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेस क्लास हो तो 12 लाख 1 रुपए पे टैक्स आप कैलकुलेट करोगे 4 लाख से। 4 लाख से 8 लाख तक 5% यानी कि 20,000 रुपए। 8 लाख से 12 लाख तक 10% यानी 40,000 रुपए। और 4 से 8, 8 से 12, ठीक है जी। 4 से 8 हो गया जी आपका 5%, जो कि हो गया आपका 4 लाख का 5% 20,000, 4 लाख का 10% 40,000, एंड आपने बोला 12 लाख 1,000 रुपए, तो चलो 1,000 को छोड़ो, ये मोटा मोटी 60,000 रुपए का आपका टैक्स बन गया सर। अब आइडियली 12 लाख की 1 रुपए की इनकम की वजह से आपकी टेक होम सैलरी 11,40,000 होगी, जो आइडियली गलत है। आपको आइडियली मार्जिनल रिलीफ मिलना चाहिए और आपका टैक्स आपकी इनकम तक कैप होना चाहिए। तो लेट अस वेट सर, मार्जिनल रिलीफ गवर्नमेंट ने दी है या नहीं दी है। सरकार के दिमाग में एक बात ये भी रही होगी कि ना सिर्फ उनको एक मॉनेटरी रिलीफ देना है, बट कि उनको कंप्लायंसेस भी अब थोड़ी सी कट शॉर्ट करनी है, क्योंकि अब तक ये हो रहा था कि जिसकी सैलरी है भी 12 या जो भी, मतलब 7 के आगे जो भी जा रहा था, तो वो खटकर्म करता था। फिर वो पकड़ता था किसी सीए को, वहां से फोन आता था कि भैया आपका इतना बन रहा है, फिर वो नहीं, इसके आगे आप क्या कर सकते हो। तो उसमें 20 तरह की चीजें होती थी, मतलब उसमें कई अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, कुछ सीए पैसे लेके। बताता हूँ सर, मेरे पास एक केस आया था, मैं बताऊंगा। उसने अपने किसी कंसल्टेंट से रिटर्न फाइल करवाई। उस कंसल्टेंट ने ये बोला जी मैं आपका रिफंड करा दूंगा, टैक्स जो कटा हुआ है सैलरी क्लास बंदे का रिफंड करा दूंगा, और आपसे रिफंड का 10% जो है खर्चा भी लूंगा। ये चलन है, चलन है सर, ये बिल्कुल है सर। उसको आ गया नोटिस, रिफंड तो छोड़ो, नोटिस आ गया सर्वे का नहीं, बेसिकली इनकम टैक्स का नोटिस आ गया कि आपने सारी डिडक्शंस क्लेम करी है। सर उसने कोई डिडक्शन नहीं छोड़ी, सब फर्जी क्लेम कर दिए। अब आप समझो, सब फर्जी क्लेम कर दिए। सरकार की मेहनत तो लगती है ना सर, सरकार उसको चेक भी करती है, नोटिस भी काटती है, आपको भेजती भी है। इवेंचुअली सरकार ने एक चीज और बोली है, हम ट्रस्ट बेस्ड मॉडल पे काम करना चाहते हैं, हम आप पे ट्रस्ट करते हैं कि आप अपनी रिटर्न बढ़िया भरोगे, गलत नहीं भरोगे। तो गवर्नमेंट ने उस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए आपको सेकंड ऑप्शन ही हटा दी कि भैया ना आपको हमसे ट्रस्ट की कोई दिक्कत हो, ना हमको आपसे ट्रस्ट की कोई दिक्कत हो। सिंपल सी चीज है, ABCD ऐसे रिटर्न भरनी है और सीधा टैक्स देना है, कोई एग्जम्पशन नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है, खत्म काम। तो सब NTR पे चले जाइए। एक चीज़ और मुझे जाननी है कि मिडिल क्लास को लेकर ही ये ऐलान भी था कि उन्होंने कहा कि रेंट पर आप 6 लाख तक के अब आप TDS को एग्जेम्प्ट हैं आप। हाँ जी। आपको भरना नहीं पड़ेगा। तो लिमिट तो बढ़ी है ऊपर, लेकिन ये इन इफेक्ट ये कितना लोगों को बेनिफिट देगा? सर एज सच ना तो कोई बेनिफिट है ना कोई नुकसान है। सिर्फ एक ये है कि शायद किसी की वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होती अगर 6 लाख रुपए तक का रेंटल इनकम होता। अब 12 लाख रुपए की इनकम तक कोई टैक्स है नहीं। आइडियली अगर सपोज मेरी रेंटल इनकम है 6 लाख रुपए और मेरा TDS कट रहा है, तो मुझे ITR भर के रिफंड क्लेम करना पड़ता, मुझे 6 महीने साल के लिए मेरा पैसा ब्लॉक होता। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, 6 लाख रुपए तक अगर तेरी रेंटल इनकम है तो हम तेरे से कोई टैक्स ही नहीं ले रहे। अब इससे एक और बात समझो सर, रिटर्न भरने की एफिशिएंसी बढ़ेगी लोगों की, नॉट फ्रॉम दिस पॉइंट बट ड्यू टू स्लैब्स। रिटर्न्स और ज्यादा लोग भरेंगे क्योंकि लोगों को पता है रिटर्न्स भरने के बेनिफिट तो हैं, लेकिन वो डरते हैं कि यार हम इतना टैक्स कैसे देंगे कहीं ना कहीं। तो अब इवेंचुअली जब लोगों को पता चलेगा कि सरकार भी उनके साथ है और सरकार इतनी मेजर स्लैब्स में चेंजेस कर रही है उनके फायदे के लिए, तो लोगों की रिटर्न्स भी बढ़ेंगी सर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम क्रिप्टो पे, जो आप पहले भी डिस्कस करना ही चाहते थे। जैसे आपने बताया कि क्रिप्टो पे कुछ रेगुलेशन इंडियन मार्केट्स में भी सरकार लेकर आई है, लेकिन वो बाय नेचर ऐसी चीज है जिसको कोई भी गवर्नमेंट, ना सिर्फ हिंदुस्तान की
बाहर भी लोग कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वो हो पा नहीं रहा है। हो नहीं पा रहा। पैसा मतलब सेकंड्स में मार्केट की जो ज्यूरिसडिक्शन है उससे बाहर चला जाता है या चला आता है। तो इसको लेकर के किस तरह से कंप्लायंसेस इंश्योर करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इस बजट में? क्योंकि मेरे अपने ही नोन में है, लोग सजेस्ट करते हैं कि यार मतलब वो जानते हैं किसी को कि मेरा क्रिप्टो में वो खेल करेंगे, अगर आप इन्वेस्ट करने को तैयार हो तो वो अश्योर्ड आपको वो दे रहे हैं, बस आपको रिस्क एक्सेप्ट करना है कि उड़ भी सकता है। मतलब बहुत अनसेफ प्रैक्टिस बन गई थी क्रिप्टो, लोग डरने भी लग गए थे उससे। बिल्कुल। देखिए क्या हो रहा है, क्रिप्टो के अंदर सरकार ने ना फाइनेंस एक्ट 2022 में 30% का टैक्स लगाया, 1% का टीडीएस भी लगाया। ठीक है, एक्सचेंजेस को कहा कि भैया आप टीडीएस काट के जमा कराओ। ठीक है, अब एक्सचेंजेस ने टीडीएस काट के जमा कराना शुरू किया। एक तरीके की ट्रांजैक्शन और थी जिसको गवर्नमेंट टीडीएस में नहीं ला पाई, वो थी P2P। P2P बोलिए, आप मेरे दोस्त हैं, मैं पर्सन टू पर्सन की बात कर रहा हूँ। P2P स्टैंड्स फॉर पर्सन टू पर्सन। आप मेरे दोस्त हैं, मैंने आपको क्रिप्टो ट्रांसफर कर दिया आपके वॉलेट में, एक्सचेंज के थ्रू सेलिंग नहीं करी, मैंने आपको डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए, तो नॉर्मली क्रिप्टो एक्सचेंज टीडीएस नहीं काटता था। अब गवर्नमेंट उस ट्रांजैक्शन को ट्रैक ही नहीं कर पा रही। आप मेरे को चाहे वाया बैंक ट्रांसफर करो, चाहे मेरे को कैश दे दो, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से वो ट्रांजैक्शन बाहर हो गई। तो इस बार इन्होंने क्या किया, एक सेक्शन बनाया 285BAA। उसमें इन्होंने ये बोला एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी, जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी है, रिपोर्टिंग एंटिटी कौन है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में रजिस्टर्ड है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट में रजिस्टर्ड है। अगर आपको क्रिप्टो का एक्सचेंज बनाना है तो आपको इन दोनों जगह पे रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको क्रिप्टो एक्सचेंज चलाने की अनुमति इंडिया में नहीं है। अब बाइनेंस करके एक फॉरेन एक्सचेंज था और बहुत सारे एक्सचेंजेस थे, वो कंप्लायंट नहीं थे पहले, तो उनको इंडिया की गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया था। लेकिन उन्होंने फिर कंप्लायंस की बात मानी और उन्होंने फिर सारी कंप्लायंस करी, 18-20 करोड़ की पेनल्टी भी सरकार को जमा कराई। उसके बाद से वो कंप्लायंस कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन सर, क्रिप्टो की कितनी केवाईसी है इंडिया के लोगों की? सर 10 करोड़ केवाईसी है। 10 करोड़ लोग मार्केट में लगाते हैं क्रिप्टो में। हाँ जी, और शेयर मार्केट की सिर्फ 2 करोड़ थी। ये एक पर्टिकुलर डेट का डाटा था, मुझे नहीं पता अब कितना है, ये चेंज हुआ होगा, लेकिन ये आज से 1-1.5 साल 2 साल पुराना डाटा है। मतलब 10 करोड़ लोगों ने खरीदा हुआ है क्रिप्टो। हाँ जी। तो और रिटर्न्स कितने बंदे भर रहे हैं आप ये देखो सर, बहुत ही कम बंदे रिटर्न भर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा अंडर द टेबल जा रहा है। सब अंडर द टेबल जा रहा है सर। अनएजुकेटेड जनता है, उनको पता भी नहीं है, जनता की गलती नहीं है, उनके कंसल्टेंट को ही नहीं पता रिटर्न्स कैसे भरनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, गलत रिटर्न्स भरे हुए हमारे पास हर साल इतने केसेस आते हैं जिनकी रिटर्न्स हम करेक्ट करवा के टैक्सेस जमा करवाते हैं। इवेंचुअली अब रिपोर्टिंग एंटिटी को स्ट्रांग होना पड़ेगा ना सर। जो एक्सचेंज है वहीं से डाटा गवर्नमेंट ले सकती है, बंदों से डाटा लेना इज इम्पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रिपोर्टिंग एंटिटी को बोला कि भैया हम आपको एक रिपोर्ट का फॉर्मेट देंगे, अभी फॉर्मेट आना है, जिसके अंदर आप हर एक ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करोगे कि किस पैन कार्ड से किस पैन कार्ड को कितनी सेलिंग, कितनी परचेजिंग हुई है। वो डाटा सारा सरकार अपने पास रखेगी और पीछे से गवर्नमेंट अपने सॉफ्टवेयर में फीड करके उसको मैचिंग करेगी कि क्या रिटर्न्स में वो डाटा हमारे पास आ भी रहा है या नहीं। ये कुछ वैसा लग रहा है जैसे पेटीएम से मेरे ख्याल उनकी यही शिकायत थी कि आपके कई सारे जो ट्रांजैक्शन है वो आपके कस्टमर के पैन पे रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, तो हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं। नहीं होते, तो इसलिए फिर जाकर के उन्होंने पेमेंट बैंक्स इसीलिए उन्होंने शायद बंद करवाया था। आरबीआई ने बार बार नोटिस इशू करने के बाद में कुछ मतलब कच्ची समझ में मुझे वैसे ही लग रहा है क्रिप्टो का गेम भी कि वो ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को। उनको इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आप प्रॉफिट कितना ले रहे हो, उनको पता नहीं चल रहा है। उनको पता नहीं चल रहा है। देखिए सरकार को पैसे का पता चलना चाहिए, आइडियली हम सबका भी ये मोटो होना चाहिए कि हमारी सरकार को पता तो हमारे देश में हो क्या रहा है, वरना श्रीलंका पाकिस्तान की जैसे हालत बिगड़ी है ऐसे किसी भी कंट्री की हालत बिगड़ सकती है। तो अब जो आप कह रहे हैं कि इसमें सुधार करने की सरकार की मंशा है, उसके लिए सरकार ने एग्जैक्टली किया क्या है, 1 और 2 इसका इफेक्ट क्या होगा? सर इसका इफेक्ट ये होगा, सबसे पहली बात तो सिर्फ अगर ये 1 अप्रैल 2025 से ही डाटा लिया जाए तो बेटर है। अगर सरकार ने पिछले सालों का डाटा ले लिया तो एक बवाल हो जाएगा सर, क्योंकि लोगों ने आईटीआर नहीं भर रखी हैं, ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट नहीं कर रखी हैं। एक बहुत बड़ी दिक्कत शायद लोगों को फेस होने वाली है अगर ऐसा होता है तो। चलिए मैं मान के चलता हूँ गवर्नमेंट आगे से ही लेगी, एक ट्रस्ट बेस्ड मैं चल के मान के चलता हूँ, क्योंकि पीछे लिया तो सरकार के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि ऑफिसर्स नहीं है इतने हु कैन इशू दीज मच ऑफ नोटिसेस। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो कहीं ना कहीं मैं ये मान के चलता हूँ गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर बेस्ड चलेंगे, ट्रस्ट बेस्ड चल रहे हैं हम, तो पिछला भूलते हैं आगे चलते हैं। तो अगर आगे चलते हैं तो अगर अब भी लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं क्रिप्टो की तो वो देख के करें और अपनी आईटीआर में उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करें, क्योंकि अनडिस्क्लोज सोर्सेज से इनकम पे भी एक चीज लेके आए हैं ये। अगर हमने अनडिस्क्लोज सोर्सेज के थ्रू क्रिप्टो को पता किया आपकी और आपने डिस्क्लोज नहीं कर रखी अपने क्रिप्टो, तो फिर आपके लिए हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्सेस लगने वाले हैं सर, विच कैन गो अप टू 75%। तो ये फाइनेंशियल पेनल्टी और जो बाकी जो वो तो अलग है सर्वे में आओ जाओ जो गाड़ियां पहुंचेंगी आपके घर के बाहर, वो दूसरी चीज है, वो अलग चीज है, वो तो अलग है।
और जो बदनामी होगी। तो ये एक इन अ नटशेल हमने आपको बताने की कोशिश की कि स्लैब्स में जो करेक्शन हुआ है एक पॉइंट और यहाँ पे कवर करूंगा सर। पहले क्या होता था, अगर मान लीजिए आपने आज मेरे पास जॉब स्टार्ट की, आपने लास्ट 2 ईयर्स अगर अपनी ITR नहीं भरी थी तो मुझे आपका ज़्यादा रेट से TDS काटना पड़ता है, बट वो सैलरी पे नहीं था शायद, वो बिजनेस क्लास में अगर आपने मुझसे कुछ भी मतलब कॉन्ट्रैक्टरशिप में आपने मेरे लिए मान लीजिए टेबल ही बनाई, कंसल्टेंट ही हो आप मेरे मान लीजिए, तो मुझे आपका TDS एनहांस रेट से काटना पड़ता था। गवर्नमेंट ने उसको एबॉलिश कर दिया है कि भैया इस चीज़ को अब एबॉलिश कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी सर। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल केस बताता हूँ, मेरे एक क्लाइंट के साथ हुआ। वो लगभग 4000 वेंडर का TDS काटता था हर क्वार्टर। अब वो हर बंदे से कैसे पता करे कि तू 2 साल की ITR भरी हुई है या तूने नहीं भरी हुई? बड़ा मुश्किल है। वेंडर ने काम किया आज, TDS की रिटर्न क्वार्टर ली जाएगी, 3 महीने के बाद वेंडर नहीं पता कहाँ है। आप उससे पूछ रहे हो कि भाई तूने 2 साल से रिटर्न क्यों नहीं भरी? अरे ट्रेस ही नहीं कर पा रहे आप उस वेंडर को। अब जेब से कंपनी को एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा था। तो इस चीज को इन्होंने कर्व किया और बोला कि भैया अगर 2 साल की रिटर्न, पहले हमने बोला था कि 2 साल की अगर रिटर्न नहीं भरी हुई है तो एनहांस रेट से TDS कटेगा, लेकिन हम उसको हटा रहे हैं, नॉर्मल रेट से ही TDS काटो। क्रिप्टो के अंदर ये बड़ा बवाल हो गया था सर इस चीज के अंदर। P2P के थ्रू भी ट्रांजैक्शन हुई। मान लीजिए हम दोनों समझदार बंदे हैं, P2P के थ्रू भी हमने ट्रांजैक्शंस करी, लेकिन आपने अपनी 2 साल से रिटर्न नहीं भरी, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो मेरे को 20% TDS काटना था। पैन कार्ड आधार कार्ड ना लिंक होना आज भी गवर्नमेंट ने पकड़ा हुआ है कि अगर पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है वो अभी भी 20% ही कटेगा, लेकिन अगर आपने रिटर्न्स नहीं भरी थी तो उसका एनहांस रेट ऑफ TDS आप पे नहीं लगेगा। मतलब ये सारी बात करके मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि सरकार चाहती है कि हम रूल्स आपके लिए थोड़े से कर देते हैं रिलैक्स, स्लैब आपके लिए थोड़े से कर देते हैं रिलैक्स, कम से कम अब आप फॉलो करो, कम से कम अब आप फॉलो करो। तो ये मैसेज है जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं उससे, और जिसकी खुशी भी उसका इजहार किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, वो खुशी बिल्कुल आप डिजर्व करते हैं। आपका बहुत बड़ा जो स्ट्रेस है उसको सरकार ने उठा के आपके कंधे से उठा के अपने सर पर रख लिया है। लेकिन अब आप नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि जो आप टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं उसके अंदर सही जानकारी दें। बेहतर CAs को आप पकड़ें, उनसे इस बात की गुजारिश ना करें कि भाई थोड़ा बहुत ले दे करके तो इधर उधर कर देना। जितनी छूट मिली है और बहुत ही उसके लिए आप डिजर्विंग है, वो छूट के आप हकदार हैं। जितना टैक्स अब बन रहा है कम से कम उतना भर दीजिए। इस नोट पे हम इस बातचीत को, इस पॉइंट पे एक और चीज बोलूंगा, CAs ना बोला जाए, कंसल्टेंट बोला जाए, क्योंकि कोई भी हो सकता है वो। अच्छा, नहीं लेकिन मैंने ये देखा है कि जब सैलरी कम होती है आदमी की तो लोग अपने दोस्तों से भरवा लेता है इधर उधर, लेकिन जैसे पैसा बढ़ता है ना फिर वो पकड़ता है किसी एक फर्म को और जाकर के बैठते हैं कि ये बात व्हाट्सएप कॉल करते हैं कि ये बातें फोन पे नहीं होती, कहते सर आप एक बार आइए बैठिए तो सही, कॉफी तो पीजिए। नहीं ऐसा नहीं है। मेरे पास जो क्रिप्टो के क्लाइंट्स हैं मैं आपको बताता हूँ, इवन एक क्लाइंट मेरा ऐसा है जिसने 4 करोड़ 30 लाख रुपए पे पूरा टैक्स जमा कराया है। ऐसे लोग भी हैं, बिल्कुल है सर। हम डिपेंड करता है कि कंसल्टेंट उनको क्या समझा रहा है। सर आप इतना पैसा कमा रहे हो यार, मौज लो ना अपने पैसे पे, टैक्स दो, मौज लो, क्यों परेशान हो रहे हो? कल को 5 साल 6 साल बाद नोटिस आएगा जब आप ये पैसा कहीं पे लगा चुके होंगे, वेस्ट कर चुके होंगे या यूज कर चुके होंगे कहीं प्रॉपर्टी में वगैरह में, तब आप परेशान होगे। इससे बढ़िया आज ही मान के चलो ना, ये पैसा हमने दे दिया, अपना नेट प्रॉफिट जो बचा इससे मौज लो, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। वही वाला लॉजिक है कि रोड पे अगर आपको गाड़ी तेज चलानी है तो लेफ्ट साइड चलिए, आप तसल्ली से चलिए, इधर उधर से घुसाएंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। इस बातचीत को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आपके लिए आज काफ़ी बिजी दिन था, बावजूद उसके आपने काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे, हमारी बातचीत बहुत पुरानी है लेकिन आज यहाँ आने के लिए हमने दावत इनको बहुत शॉर्ट नोटिस पे दी थी, बावजूद उसके आप खबरगांव के व्यूअर्स के लिए आप यहाँ पे आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।